सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस प्रत्येक शुक्रवार को चलने वाली इस व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम 443 लेक्चर को अभी संपन्न करेंगे, शुरुआत करेंगे। और इस व्याख्यान माला में जब ये लगभग 241 लेक्चर्स ऑफलाइन चले, उसमें भी डॉक्टर मीमांसा का हमें इमरजेंसी स्पीकर के रूप में बहुत अच्छा साथ मिला। तब आप एमडी फाइनल ईयर में थे और मुझे पता है थीसिस लिख रहे थे, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, बच्चों की ड्यूटीज भी काफ़ी हेक्टिक रहती है, मगर उसके बावजूद भी आप जैसे स्पीकर्स ने पीएच स्कॉलर रहते हुए भी संभाला है। अस्त्रिकदर पढ़ाया था, मुझे आज भी याद है। और Yes. कॉन्सेप्चुअल स्टडी चल रहा था रिटर्न में, तो वही आपने बहुत अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया था। और इसीलिए इस ज्ञान यज्ञ में आज भी हम 22 मार्च को एक नई आहुति के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हो पाए हैं। तो एज अ इमरजेंसी स्पीकर आज आपका विशेष धन्यवाद कि Thank you, ma'am. एक दो स्पीकर्स को पहले पूछा, फिर दूसरे को पूछा, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि व्यस्तता रहती ही है। तो फिर मैंने अंत में आपको पूछा और आपने तुरंत ही अपनी अनुमति दे दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, स्वागत। Thank you, आज ma'am. Thank you, ma'am. आज का अपना टॉपिक रहेगा आयुर्वेदा मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू ओवेरियन फैक्टर, ए केस रिपोर्ट। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबके सामने डॉक्टर मीमांसा का परिचय रखना चाहूंगी। और परिचय के लिए इमरजेंसी स्पीकर वाली बात तो विशेष है ही। और थ्रू आउट द कैरियर डॉक्टर मीमांसा हमेशा फर्स्ट रहे। मुझे यूजी की क्लास भी याद है। आपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से की। और हमेशा सभी टीचर्स की प्रिय, है ना, कई बार ऐसा कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, मेरी प्रिय, है ना, मगर सभी टीचर्स के प्रिय स्टूडेंट्स के रूप में आपकी ख्याति रही। और आपका हमेशा, मैंने दूसरे बच्चों के उसमें कि डॉक्टर मीमांसा अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो सिलेक्शन पक्का है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता था सुन के। और अभी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला में अभी आपका वर्तमान समय में आप कार्यरत है। इससे पहले यहाँ जयपुर में ही अपने साथ ही थे। अभी वर्तमान समय में पीएचडी आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से ही कर रहे हैं, तो आप पीएचडी स्कॉलर भी है। और कुछ इंटरव्यूज आपके मैंने पीएचडी के समय भी लिए हैं। तो हमेशा अद्वितीय आपके लिए एक सोच रहती है सभी टीचर्स की। बहुत सारे आर्टिकल्स, हर एक काम में आगे बढ़ के काम करना, चाहे वो कैंप से रिलेटेड हो, चाहे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कहीं हमें कुछ चाहिए, कहता अच्छा तो अच्छा डॉक्टर मीमांसा को कह दीजिए एक लिस्ट चाहिए। तो इस हर एक जगह आपकी सकारात्मक सहभागिता, ये बहुत बड़ा एक गुण है। और मैं समझती हूँ कि पंचकुला एनआईए के बच्चे भी बहुत ज्यादा आप जैसे गुण से और ज्ञान से, दोनों से ही बहुत लाभान्वित होंगे। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को आज मैं अपने यहाँ आमंत्रित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और आज के व्याख्यान के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर मीमांसा। Thank you, ma'am. Thank you very much for giving me this opportunity to deliver a lecture in your WAP lecture series. आप सभी को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है दैट इज आयुर्वेदा मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू ओवेरियन फैक्टर, ए केस रिपोर्ट. This is about a case we have dealt in 2021 and 2022 year. और इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी. मैम क्या पीपीटी विजिबल है? हाँ, पीपीटी विजिबल है, बट अभी भी फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है। मैम स्लाइड शो फुल पीपीटी विजिबल है? नहीं, फुल पीपीटी में नहीं है, फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है। हाँ जी, अभी सेकंड हुई थी। हाँ, कंटेंट्स, हाँ जी ठीक है. जी।
अ, जैसा कि सबको पता है कि इनफर्टिलिटी जो है वो एक कपल का कंसेप्शन ना कर पाने का उसकी परिभाषा है कि 1 साल तक अगर अनप्रोटेक्टेड कॉइटस है उसके बावजूद भी कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है तो हम उसको इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि धनेशना है उसी तरह से एक पुत्रेशना है कि एस्पिरेशन ऑफ चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ऑफ ऑल मैरिड कपल्स। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ड्यू टू स्ट्रेस एंड ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स जो बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं सभी की जीवन शैली में, उससे कहीं ना कहीं लेट एज मैरिजेस हो रही हैं। इन सब की वजह से पुत्रेशना अर्थात संतान प्राप्ति का जो एक फल है वह नहीं मिल पा रहा है टाइम से। और इनफर्टिलिटी जो है वो अभी उसका ग्लोबल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनफर्टिलिटी जो है एक फीमेल की लाइफ में और एक मेल की लाइफ में, जो एक मैरिड कपल है दोनों की लाइफ में, उनके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल हेल्थ जो है उन सभी पे प्रभाव डाल रही है। बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीजिंग प्रिविलेंस इसका एक वेल इफेक्टिव मैनेजमेंट करना और ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग इनफर्टाइल एक कपल को तभी कहा जाता है जब कपल जो है वो 12 महीने तक अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहा है। या फिर कभी कभी डेफिनेशन जैसे हमारे आचार्य ने बताया अप्रजा और सप्रजा, इस तरह से भी परिभाषित किया जाता है उसमें कि अगर एक फीमेल एक प्रेगनेंसी को टर्म तक भी कैरी नहीं कर पा रही है, बीच में अबॉर्शंस भी हो रही है, उसको भी एक तरह से इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। क्योंकि हमारे पास एलोपैथी में बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल जैसे हम आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन सभी का इतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं है। दूसरी चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और तीसरी चीज उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं कि जैसे अगर हम ओवेरियन फैक्टर की बात करें, अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है और वहां पर ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स का यूज किया जा रहा है तो फर्दर फीमेल को अगर कंसेप्शन हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो वहां पे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम या फिर मल्टीपल जेस्टेशन या फिर फर्दर जाके ओवरीज का जो स्ट्रोमा है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसकी सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं, जिससे ओवेरियन कैंसर का भी खतरा बढ़ रहा है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आचार्यों ने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट दिया है कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, अर्थात ये जो 4 फैक्टर हैं गर्भ के निर्माण के लिए। ऋतु अर्थात कि ऋतु काल, एक फर्टाइल पीरियड। क्षेत्र यानी कि जो फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो नॉर्मल यानी अच्छी अवस्था में होने चाहिए। अंबु जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है उनका फ्लो है वो उसकी तरफ प्रॉपर होना चाहिए। बीज अर्थात ओवम और स्पर्म जो है वो एक शुद्ध अवस्था में या अच्छी अवस्था में संपद होना चाहिए, उनका बीज संपद होना चाहिए। अगर इन किसी भी फैक्टर्स में कोई भी एनॉमली आ रही है, एब्नॉर्मलिटी आ रही है तो उसको आगे जाके बंध्यत्व उसका कारण हो सकता है। जो हम मॉडर्न एस्पेक्ट की बात करेंगे तो मॉडर्न में भी इनफर्टिलिटी के काफी सारे फैक्टर बताए हैं, उसमें मेल फीमेल को अलग अलग जैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया कि 45% मेल की वजह से हो रहा है, 55 ऑलमोस्ट 55% फीमेल की वजह से हो रहा है, या 5 to 10% अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज हैं। जो फीमेल इनफर्टिलिटी है उसके बहुत सारे कॉजेज हैं कि यूटेराइन फैक्टर है, ओवेरियन फैक्टर्स हैं, ट्यूबल फैक्टर हैं, कोई ट्यूबल ब्लॉकेज है, या फिर विजाइनल फैक्टर हो सकते हैं, सर्वाइकल फैक्टर हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं, या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से बताए गए हैं। आयुर्वेद में भी लगभग उसी तरह से बीज जो है उस बीज का संपद जो बताया गया है गर्भ संभव सामग्री में 4 जो संपद बताए गए हैं कि ऋतु क्षेत्र संपद होना, ऋतु संपद होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, अंबु संपद होना चाहिए और बीज संपद होना चाहिए। तो हम बीज के बारे में थोड़ा आज पढ़ेंगे कि ओवेरियन फैक्टर कैसे उसको चेंजेस कर रहा है या इनफर्टिलिटी को कैसे हम ट्रीट करेंगे। तो जो ये जो फैक्टर्स बताए गए हैं आयुर्वेद में गर्भ संभव सामग्री के 4, इसमें से जो बीज है, बीज जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है कि अगर हमारे पास हेल्दी एक क्षेत्र है, हमारे पास हेल्दी अंबु है, ऋतु काल भी हेल्दी है, लेकिन अगर हमारे पास बीज शुद्ध नहीं है तो आगे जाके फर्दर वो या तो बीज कंसेप्शन नहीं करवा पाएगा, कर लिया तो वो वॉश आउट हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा, या फिर वो पूरी टर्म प्रेगनेंसी तक नहीं जा पाएगा, प्री लेबर हो सकता है। इस तरह से बीज का संपद होना अत्यावश्यक है। तो बीज को हम अंतः पुष्प से भी कोरिलेट कर सकते हैं।
अब हमारे पास आता है कि बीज निर्माण जो है यानी अंतःपुष्प निर्माण नॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जैसे जो फॉलिकल्स हैं हर साइकिल में एक फॉलिकल किसी भी एक ओवरी से मैच्योर हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल, और वो फर्दर जाके ओव्यूलेट हो रहा है। कोई फॉलिकल किसी साइकिल में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, एचपीओ एक्सिस के इनकोऑर्डिनेशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या जो भी निदान उसका रहा है उसकी वजह से अगर वह ओव्यूलेट नहीं हो पा रहा है तो 2 सेंटीमीटर से अधिक की अवस्था में अगर वो साइज में चला जाता है तो वो आगे जाके सिस्ट फॉर्म कर देता है। और जो सिस्ट है वो काफी टाइप की हो सकती है, कुछ फंक्शनल सिस्ट भी हो सकती है, कुछ जो मैलिग्नेंट सिस्ट भी हो सकती हैं। तो जो ओवेरियन सिस्ट है देखा जाए तो वो अगर हम रैंडम 10 फीमेल्स का अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे तो ये डाटा प्राप्त हुआ है कि 10 फीमेल का अगर हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाते हैं तो उनमें से हर 10 में से एक महिला को ओवेरियन सिस्ट अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है, जो कि लगभग 30 mm साइज की होती है, अननोटिस्ड होती है। उसके थोड़े बहुत कुछ सिम्टम होते हैं कि जैसे किसी को डिसमेनोरिया हो रहा है तो एक ही तरफ राइट साइड में पेन हो रहा है अगर राइट के ओवेरियन सिस्ट है, या फर्दर उसको स्कैंटी मेंसेस हो रहे हैं या इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं। बट अगर वह स्ट्रेस की वजह से है या 1-2 महीने के किसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल या इस कारण से है तो वो उसका धीरे धीरे जो सिस्ट है वह डिसॉल्व हो जाती है और फर्दर वो नॉर्मल रेगुलर साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस फोटो में दिखाया गया है कि ओवेरियन सिस्ट जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, फंक्शनल सिस्ट भी हो सकती है और हार्मफुल सिस्ट भी हो सकती है। फंक्शनल सिस्ट में ये है कि जो फॉलिकल जो आगे जाके ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, जो ओव्यूलेट कर रहा था, अगर वही फॉलिकल अगर रप्चर नहीं हुआ है तो वो सिस्टिक डीजनरेशन में चला जाता है तो उसकी सिस्ट बन जाती है। और उसके अलावा कार्पस ल्यूटियम की भी सिस्ट बन जाती है, जो ओव्यूलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल का पार्ट बचता है उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं और वह भी एक सिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो हार्मफुल सिस्ट है, मैलिग्नेंट सिस्ट भी काफी सारी ओवेरियन पार्ट में पाई जाती हैं, जिसमें डर्मोइड सिस्ट होती है जिसमें कि हेयर, टूथ, स्किन ऐसे पार्ट पाए जाते हैं, और सिस्ट एडिनोमा होता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं। ये 4-4, 5-5 किलो तक का पेशेंट को पाया जाता है सिस्ट एडिनोमा। इसके अलावा एंडोमेट्रियोमा है जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस इन ओवरी इस तरह से हो जाता है, तो एंडोमेट्रियोसिस होने से वहां पे ब्लड फिल्ड सिस्ट बन जाती है। सिम्टम ऑफ ओवेरियन सिस्ट जो है वह इतनी ज्यादा सिम्टोमेटिक शो नहीं करती सिम्टोमेटोलॉजी, क्योंकि अननोटिस्ड रहती है। तो पहला तो इनका सिम्टम ये है कि नो एनी सिम्टम, कि अननोटिस्ड है, रैंडम किसी ने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है तो कभी कभी उसके अल्ट्रासाउंड में ओवेरियन सिस्ट शो करती है। या फिर अगर ओवेरियन सिस्ट का साइज अधिक है तो वो पेल्विक पेन कर सकती है, डिस्मेनोरिया कर सकती है, ब्लोटिंग कर सकती है एब्डोमेन में, या पीरियड से पहले पेशेंट को एक ही साइड में, जिस साइड सिस्ट है उस साइड कंटिन्यूअस एक प्रिकिंग टाइप का पेन होता रहता है। मेंस्ट्रुअल पैटर्न में चेंजेस कर सकती है, यूरिनेशन में फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकती है, और अगर साइज ज्यादा बड़ा है तो खाना खाते समय भी उसको ऐसा लगेगा कि वो फुल है, उसको खाने की भूख नहीं है, फीलिंग फुल व्हाइल ईटिंग। इसके अतिरिक्त जो ओवेरियन सिस्ट हैं उनका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट जो है जो मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग ओवेरियन सिस्ट अगर 5 सेंटीमीटर से अधिक साइज की है तभी सर्जरी की आवश्यकता है, अगर उससे कम साइज की है तो उनको अंडर ट्रीटमेंट देखा जा सकता है कि ओरल ट्रीटमेंट से वो ठीक हो पा रही हैं या नहीं, और उनको कुछ मेडिसिन दे के वेट एंड वॉच किया जा सकता है। अगर 5 सेंटीमीटर से अधिक साइज की है तो हमें सर्जिकल ऑप्शन अपनाना पड़ता है। अगर ओवेरियन सिस्ट जो है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए और उसका साइज बढ़ता जा रहा है तो वह आगे जाके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, जैसे कि रप्चर। ओवेरियन सिस्ट जो है वो रप्चर हो सकती है, जिसकी जो पेशेंट है वो अचानक, अगर किसी पेशेंट जिसके फॉलोअप हमारे फॉलोअप में थी उसको कोई ओवेरियन सिस्ट थी जिसका साइज काफी बड़ा था, और सडन पेशेंट एक दिन हमें फोन कर रही है या अचानक से आ रही है कि मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो वो इनमें से कुछ भी हो सकता है कि रप्चर हो सकती है या फिर टॉर्जन ऑफ द सिस्ट हो सकता है कि सिस्ट जो है वो टॉर्जन हो गया, रोटेट हो गई अपनी जगह पे, तो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है हैम्पर होगी ओवरी की तरफ, और ब्लड फ्लो हैम्पर होने की वजह से वहां पे पेन जो है एक तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन क्रिएट होकर वहां पेन हो रहा है। तो सीवियर एब्डोमिनल पेन इसका एक सिम्टम हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड ओवेरियन सिस्ट का।
कॉम्प्लिकेशन की वजह से, और ओवेरियन कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। वैसे तो ओवेरियन सिस्ट जो है मोस्टली बिनाइन होती है, लेकिन फिर भी मैलिग्नेंसी के चांसेस कुछ कुछ सिस्ट में पाए जाते हैं। आयुर्वेद में देखा जाए तो ओवेरियन सिस्ट जो है उसे हम कफज ग्रंथि से कोरिलेट करते हैं कि बीजाशय अंतर्गत कफज ग्रंथि जो ग्रंथि है, ग्रंथि की जो दुष्य पाए जाते हैं ग्रंथि की संप्राप्ति में, वो रक्त, मांस और मेद है कि जब वात और कफ दूषित होकर, अर्थात वहां पे कफ ने आकर एक तरह से वात के साथ मिलकर रक्त, मांस और मेद इनसे युक्त होकर एक वृत्तम स्थिरम अनुन्नतम, वहां पर एक प्रोड्रूबरन जैसा एक उभार बना लिया है जिसको कि हम ग्रंथि कहते हैं। यही उभार जब बीजाशय में तो उसे बीजाशय ग्रंथि या कफज ग्रंथि से कोरिलेट किया है। जब हम इसकी चिकित्सा में जाएंगे तो चिकित्सा के लिए हम देखेंगे कि जो कफज ग्रंथि है तो वात क्योंकि मुख्यतः स्त्रियों की सभी व्याधियों में वात की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है, वात का इन्वॉल्वमेंट, और वात और कफ हर चिकित्सा हम इसकी करेंगे, और त्रिदोष हर चिकित्सा करेंगे। लेखन, स्क्रैपिंग जो है वो करेंगे ग्रंथि में, ग्रंथि की चिकित्सा में। रक्त शोधन और शोथ हर चिकित्सा करेंगे क्योंकि वहां पर एक तरह से वो शोथ का एक प्रकार है ग्रंथि। इसके रिलेटेड ये इनफर्टिलिटी का एक केस है जो कि लगभग नवंबर 2021 में ओपीडी में आया था, एनआईए ओपीडी में। फीमेल जो थी वो 27 इयर्स ओल्ड थी, उसकी शादी को 4 साल हुए थे। वो कंसीव करने के लिए एनेक्शियस थी और उसने रेगुलर रूटीन चेकअप करवाए थे जिसके अंदर की उसको यूएसजी में राइट ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस्ड हुई थी, और पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स वांट्स इशू थी, इनफर्टिलिटी की केस थी वो, स्कैंटी मेंसेस था उसको, और राइट लोअर एब्डोमिनल पेन था राइट साइड में फ्रॉम 4 ईयर, ऑन एंड ऑफ इन नेचर, कभी कभी होता था कभी नहीं होता था। और उसको हमने इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में इसलिए रखा क्योंकि पिछले 4 साल से पेशेंट यह हिस्ट्री दे रही थी कि उसने विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन उसका इंटरकोर्स रहा है, तो हमने उन कपल को इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट का हमने एचएसडी कराया, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, उसकी रिपोर्ट में उसकी दोनों ट्यूब्स पेटेंट पाई गई। जो मेल पार्टनर है उसका भी सीमन एनालिसिस करवाया गया, उसके अंदर भी रिपोर्ट्स में कुछ भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं मिली। इससे पहले भी पेशेंट की हिस्ट्री थी कि उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है और ओवेरियन सिस्ट उसको पहले भी हो चुकी है और एस्पिरेट की जा चुकी है 2 साल पहले। उसके बाद वो एनआईए ओपीडी में आई किसी रिलेटिव के थ्रू बात करके, और वहां पे ट्रीटमेंट के लिए उसने अप्रोच किया। एग्जामिनेशन में हमने देखा कि जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट वाज फाउंड गुड, उसकी फैमिली हिस्ट्री वाज फाउंड इनसिग्निफिकेंट, ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी। फिजिकल एग्जामिनेशन वाज आल्सो नॉट एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग वाज देयर। ओवरऑल हर वाइटल्स आर स्टेबल, हर वेट इज 55 एंड हर हाइट इज 5 फीट। इसके अलावा यह भी देखा गया क्योंकि पेशेंट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में थी, उसके साइकोलॉजिकल फीचर्स की वजह से वो थोड़ा टेंशन में थी, उस पर कुछ प्रेशर भी था घर का, तो इस वजह से उसको भी हमने कंसीडर किया कि पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है हम उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई करें, और उस पेशेंट को उसके ऊपर भी हमने थोड़ी सी काउंसलिंग की। रेस्ट ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो थी पेशेंट्स की, जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, सीबीसी, एचआईवी, एचबीएस, एजी, वीडीआरएल, एलएफटी, आरएफटी, लिपिड प्रोफाइल्स, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स वर नॉर्मल। और हमने पेशेंट अल्ट्रासाउंड लेके आई थी ऑलमोस्ट 1 महीने पहले का, अक्टूबर का। उसकी जो एंडोमेट्रियल थिकनेस थी वो 11.6 mm थी, और राइट ओवेरियन सिंपल सिस्ट मिला जो कि ऑलमोस्ट 4 × 4.6 सेंटीमीटर साइज का था, और लेफ्ट ओवरी जो थी वो नॉर्मल थी इन फाइंडिंग्स। जो ओवेरियन यूएसजी है उसके स्कैन में जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो एक नॉर्मल ओवरी है उसके अंदर जो हेल्दी ओव्यूलेशन का जो कैस्केड है कि पहले स्मॉल फॉलिकल्स हैं, फिर उसमें से डोमिनेंट फॉलिकल चूज किया गया है। डोमिनेंट फॉलिकल के चूज होने के बाद में वह आगे जाके ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। बट जो राइट ओवरी का है उसके अंदर एक जो ओवरी के अंदर इतना बड़ा सिस्टिक
एक स्वेलिंग दिख रही है, उसमें और कोई भी डोमिनेंट फॉलिकल या रेस्ट अदर कोई भी फॉलिकल दिखाई नहीं दे रहा है। पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए हमने उसको इनफर्टिलिटी केस समझते हुए और उसके स्कैंटी मेंसेस को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट प्लान किया था, जिसमें कि हमने उसको पुष्पधनवा रस दिया था, कांचनार का कषाय दिया था ग्रंथि की संप्राप्ति को देखते हुए, और दीपन पाचन की एक अग्नि के परिप्रेक्ष्य में अविपत्तिकर चूर्ण दिया था, और अशोकारिष्ट टू मेंटेन द कंप्लीट नॉर्मैलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके लिए दिया था। आयुर्वेद में देखें तो ओवेरियन सिस्ट जो है वो कफज ग्रंथि से कोरिलेट की जा रही है, और शमन योग में हमने कांचनार कषाय इस पेशेंट में दिया है, पुष्पधनवा रस दिया है और अशोकारिष्ट दिया है। कांचनार कषाय जो है वो मेनली गलगंड गंडमाला ग्रंथि अर्बुदनाशक प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसको चूज किया गया था। पुष्पधनवा रस वैसे वाजीकरण में बताया गया है, परंतु बीज निर्माण भी इसका हमने एक तरह से ओपीडी में जब पेशेंट को देते हैं तो ओव्यूलेशन इंडक्शन की तरह ये काम करता है, तो हमने इसको इस पेशेंट में प्लान किया था। इसके अतिरिक्त हमने अशोकारिष्ट यूज किया था। अशोकारिष्ट के वैसे बहुत सारे रोगाधिकार हैं, जैसे प्रदर है, रुजानाशक है, लेकिन अशोकारिष्ट जो है वो एक तरह से हेल्दी यूटेराइन जो साइकिल है उसको मेंटेन कर रहा है, तो हमने अशोकारिष्ट का भी यूज किया था। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन रेगुलेशन ऑफ HPO एक्सिस एंड ओव्यूलेशन। पेशेंट को टोटल हमने 3 महीने के लिए यह मेडिसिन दी थी, और इसके अतिरिक्त जो पथ्य हैं उसका पेशेंट के बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया था। पेशेंट को हमने जो रजस्वलाचर्या है, जो हमारे हेतल मैम भी बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं, मैम से ही हमने सीखा है उसको, और मैम ने ही अभी उस पर बहुत अच्छा काम भी किया है। तो हमने रजस्वलाचर्या को पेशेंट को बताया था, और रजस्वलाचर्या में हमने पेशेंट को जैसे जो पीरियड आने के प्रथम 3 दिन है उसमें जौ का आटा और जौ के आटे की रोटी, जौ का दलिया, शाली चावल से बनी हुई खीर खाने के लिए बोला, घी, बुरा शक्कर, और उसको बोला कि स्ट्रिक्टली ही वो फॉलो करे ताकि उसका अच्छा रिजल्ट मिल सके। और पेशेंट जो थी वो काउंसलिंग करने के बाद बहुत अच्छे से मान भी गई थी और उसने बहुत अच्छे से फॉलो भी किया। और इसके अतिरिक्त उसको हमने योगा में कंसल्टेशन भी करवाया था, ताकि वो थोड़ा योगा प्राणायाम करे और थोड़ा मेडिटेशन करे, तो उसका जो मेंटल स्ट्रेस का लेवल है वो भी थोड़ा डाउन हुआ। और उसके बाद में रिजल्ट हमने ये देखा कि पेशेंट ने अच्छे से ड्रग जो है वो 3 महीने तक पूरा कंप्लीट ड्रग का प्रोटोकॉल फॉलो किया। इसके अतिरिक्त पथ्य उसने फॉलो किया, और मार्च 2022 में जब हमने लगभग 3 महीने बाद उसका सोनोग्राफी रिपीट करवाया तो उसमें कोई भी सिस्ट का एविडेंस नहीं था, और हमने मेडिसिन को कंटिन्यू किया। और इनफर्टिलिटी के परिप्रेक्ष्य में हमने 1-2 मेडिसिन और भी ऐड की थी उसको, और उसका जो यूपीटी है वो नेक्स्ट अप्रैल में जो है वो पॉजिटिव आ गया था। इसका मतलब उसका जो मार्च है उसमें एक अच्छा हेल्दी ओव्यूलेशन हुआ, और पेशेंट जो है साथ के साथ कंसीव हो गई अप्रैल 2022 में। डिस्कशन का पार्ट ये है कि इनफर्टिलिटी जो है वो एट प्रेजेंट एक ग्लोबल इशू है, और inability to conceive is frequently considered a personal tragedy and curse for the couple, impacting on their entire family. ओव्यूलेटरी फैक्टर जो है वो लगभग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है इनफर्टिलिटी जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर, फीमेल फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी। और जो वुमेन है जो ओव्यूलेटरी फैक्टर से एक तरह से प्रॉब्लम जिनको आ रही है, वो लगभग 40% ऑफ द केसेस जो हम डेली ओपीडी में देखते हैं उसमें ओव्यूलेटरी फैक्टर जो है 40% ऑफ द केसेस को उसी से ओवेरियन फैक्टर से प्रॉब्लम होती है, एंड इट इज ग्रोइंग प्रॉब्लम ड्यू टू चेंजेस इन लाइफस्टाइल्स, फॉल्टी फूड हैबिट्स, एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड एटसेट्रा। जो हमारा केस स्टडी है, ये जो प्रेजेंट फाइंडिंग्स है वो बेस्ड ऑन सोनोग्राफी एंड द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी है विद आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन विद नो एडवर्स इफेक्ट्स, हाईलाइटिंग द प्रोमिसिंग स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी ड्यू टू ओवेरियन फैक्टर। ओवेरियन फैक्टर जो है वो आयुर्वेद में हम देखें तो हमें ओवरी में से एक हेल्दी ओवम को ओव्यूलेट करवाना है। मॉडर्न में जो है उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन दी जा रही हैं
वह हमेशा ही अच्छी साबित नहीं हो रही हैं, वो आगे जाके उसको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट शो कर रही हैं। बल्कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में एक हेल्दी जो संपद बीज है उसको निकालने के लिए पूरा प्रोटोकॉल एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो आचार्य काश्यप ने जो बताया है कि सबसे पहले हमें अगर जो बीज है उसको कार्मुक बनाना है, अर्थात उसको उसकी पोटेंसी को बढ़ाना है, या जो बीज है उसको अच्छे बीज को ओव्यूलेट करवाना है, तो उन्होंने विरेचन को बहुत अधिक प्राथमिकता दी है आचार्य काश्यप ने, कि विरेचनेन बीजम भर्ती कार्मुकम, कि हमें विरेचन करवाना चाहिए। इस पेशेंट में हमने विरेचन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि एक तो जो सीवियरिटी थी पेशेंट की इतनी ज्यादा नहीं थी डिजीज की, और सिंपल ओवेरियन सिस्ट पाई गई थी, और रेस्ट जो है एक ओवरी में तो हेल्दी ओव्यूलेशन पाया गया था। इसलिए हमने उसको विरेचन में नहीं डाल के डायरेक्ट उसको शमन औषधि में पेशेंट को डाला था। विरेचन के योग्य अयोग्य में भी पेशेंट फिट नहीं होती थी, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट शमन औषधि से स्टार्ट किया। और डॉक्टर मीमांसा, हेलो हेलो। उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। पर ग्रंथि नाशक क्रिया करी है, या एक तरह से बोल सकते हैं लेखनीय कर्म किया है, जिसकी वजह से वहां पर जो सिस्ट है एक तो वह भी डिसॉल्व हुई है, दूसरा जो रेजिस्टेंस आ गया था अदर ग्राफियन फॉलिकल्स पे उसको भी उसने दूर किया है। और लेखनीय प्रॉपर्टी ऑफ कांचनार कषाय ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द साइज एंड अरेस्ट ऑफ फर्दर ग्रोथ ऑफ सिस्ट। कांचनार कषाय देने से हमने ये देखा कि जो सिस्ट है एक तो उसका साइज तो बढ़ना कम हुआ ही हुआ, इसके अलावा उसने साइज को रिड्यूस भी बहुत जल्दी किया। और कांचनार कषाय जो है वो हमने एम्प्टी स्टमक पेशेंट को दिया था अर्ली मॉर्निंग। और पुष्पधनवा रस जो है यह एक रस कल्पना है, रस औषधि है, और ये एक तरह से गर्भाशय शोधक भी है। इसमें भस्म है, वंग भस्म है, नाग है, लोह भस्म है, और बंध्यत्व नाशक है, वाजी कारक है। वैसे ही इसके साथ साथ जो पुष्पधनवा रस है ये जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है उसको भी रेगुलेट कर रहा है, और ओवेरियन फंक्शन को इंप्रूव कर रहा है, जिससे कि ये ओव्यूलेशन को प्रमोट भी करता है। और अविपत्तिकर चूर्ण जो हमने दिया है वह दीपन पाचन अग्निमांद्य नाशक है, विबंध नाशक है। और दीपन पाचन का सोच के दिया है कि जो फीमेल है उसका एक तरह से ग्रंथि का जो निर्माण हो रहा है वह मेद धातु जो है, मेद अग्नि है या मांस अग्नि है, वहां जाकर अग्नि हैम्पर हो रही है, इसलिए उस अग्नि को बढ़ाने के लिए हमने अविपत्तिकर चूर्ण का उपयोग किया है। अशोकारिष्ट जो है, अशोकारिष्ट का हमने देखा है डेटा कि अशोकारिष्ट है उसके ऊपर प्रूवन स्टडी है अबाउट द स्पेसिफिक एक्शन ऑन द म्यूकोसा ऑफ द यूट्रस, reduce their catarrhal and superlative inflammation caused by पित्त and regulates वात through वात अनुलोमन इफेक्ट। तो वात का जो अवरोध हो रहा है या संग हो रहा है, उस वात के संग को दूर करने में भी अशोकारिष्ट बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और जो यूटेराइन कैविटी है या एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसका उस पे भी उसका स्पेसिफिक एक्शन है एंटी इंफ्लेमेटरी, और इसीलिए फर्दर जो है अशोकारिष्ट रुजानाशक भी है, प्रदर नाशक भी है, आदि रोगाधिकार में भी अशोकारिष्ट का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही अपान वायु के रेगुलेशन होने से और एक्यूमुलेटेड जो कफ है उसके रिडक्शन से, उसकी रिड्यूस हो जाने से जो सिस्ट है उसकी पैथोलॉजी रिवर्स हो जाती है, अर्थात जो सिस्ट है वो एक तरह से विलीत हो गई, यानी उसका विलयन हो गया और सिस्ट वहां से डिसॉल्व हो गया। और अशोकारिष्ट जो है वो फर्दर इफेक्टिव है हेल्पिंग इन कंसेप्शन एंड एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन हेल्दी यूटेराइन कैविटी। So the conclusion is that in this case we can conclude that chikitsa with pushpadhanva ras, kanchnar kashai, ashokarist is highly effective in disintegration of pathogenesis of infertility due to ovarian factor, that is ovarian cyst primarily, and due to ushna deepan kaf medahar and lekhniya properties of drugs help in complete removal of the cyst.
And this treatment is safe, economic, non-surgical, very effective, and can be used in treatment for infertility due to ovarian factors. इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि पुष्प धनवा रस जो है उसके इंग्रेडिएंट है, उसमें यष्टि मधु है, वंग भस्म है, अभ्रक भस्म है, रस सिंदूर है, नाग भस्म है, लौह भस्म है। और कांचनार कषाय के इंग्रेडिएंट भी उष्ण है, दीपन है, लेखनीय है, शोथर है। जैसे कांचनार है, शुंठी है, मरीच है, पिपली है, हरित की, विभीत की, आमलकी है, वरुण है, तेजपत्र है, एला है, दालचीनी है और शुद्ध गुगुलू है। और गुगुलू लेखन कर्म में बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त अविपत्तिकर चूर्ण है। अविपत्तिकर चूर्ण में जो 66 भाग है वह मिश्री है, 33 भाग निशोध है, 11 भाग लौंग है। इसके अतिरिक्त अन्य इंग्रेडिएंट है जैसे सौंठ, सभी एक एक भाग है। सौंठ, मरीच, हरित की, विभीत की, आमलकी, मुस्तक, विडंग और एला, तेजपत्र। थैंक यू मैम। मैम प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट हो गया मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को उससे एक नई दृष्टि मिलेगी और अपने अपने पेशेंट्स को वो जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करवाने के लिए इसमें आगे आ सकते हैं। एक मिनट, किसी का अगर प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो, दिस इज डॉक्टर करीना फ्रॉम कर्नाटका। जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो मेडिसिन यूज़ किया है जैसे कांचनार कषाय या पुष्पदल रसा, अशोकारिष्ट होगा या विपत्तिकरा, उसका डोज क्या है? पहले सवाल ये है कि डोज क्या है। दूसरा सवाल ये है कि हमने 3 महीने के लिए दिया है ये मेडिसिन, तो कितने ड्यूरेशन के लिए दिया है? मतलब उसके जब फ्लो हो रहा था पहले 3 दिन, तो उसके फ्लो के दौरान भी ये यूज कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे? वो भी क्योंकि ऐसा अशोकारिष्ट सब दे सकते हैं लेकिन कुछ ड्रग्स हम फ्लो के दौरान नहीं देते हैं, तो क्या ये सब मेडिसिन फ्लो के दौरान दिए गए थे कि नहीं? ये दोनों सवाल है मेरे। ओके। जो डोज ऑफ द ड्रग है, कांचनार कषाय का जो डोज था वो 20 ml था बीडी, और अशोकारिष्ट जो है वो 40 ml बीडी दिया गया था, और पुष्पधनवा रस जो है वो 250 mg बीडी दिया गया था, और अविपत्तिकर चूर्ण 5 ग्राम बीडी दिया गया था। इसके अलावा ये था कि ड्यूरिंग फ्लो जो है वो हमने कांचनार कषाय और पुष्पधनवा रस जो है उसको अवॉइड किया था देना 4 डेज के लिए। बाकी दोनों मेडिसिन हमने कंटिन्यू की थी, अविपत्तिकर और अशोकारिष्ट। और ये अशोकारिष्ट बस कंटिन्यू किया है ड्यूरिंग फ्लो डेज, एंड अविपत्तिकर कंटिन्यू किया है डॉक्टर प्रवीणा। जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। डॉक्टर सुमन, थैंक यू। प्रश्न पूछा हुआ है। यस मैम। हाँ जी, ये चैट बॉक्स में है, आप पढ़ेंगे बेटा? यस मैम। जी देखिए। हाँ जी, ओके। एक्चुअली कुछ जो मेडिसिन है हमने इस पेशेंट में जो प्लान की है वो एज पर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से जो हम रेगुलर प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं, तो हम कुछ पेशेंट में कुछ मेडिसिन से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। जैसे पुष्पधनवा रस है, पुष्पधनवा रस से हमने ये देखा है कि कुछ पेशेंट्स जो इनफर्टिलिटी की हैं, जो पीसीओएस ट्रीटेड हैं, पर ओव्यूलेशन अभी भी हम उनका कैचअप नहीं कर पा रहे हैं कि उनको ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब हमने पुष्पधनवा रस दिया तो हमने ये देखा कि उनको ओव्यूलेशन हो रहा है। वैसे तो ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए और भी हम बहुत सारी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, पर पुष्पधनवा रस वेरी पर्टिकुलर उन पेशेंट्स में हम दे रहे हैं जो पीसीओडी ट्रीटेड हैं, तो उनमें अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है।
दूसरी चीज कि अशोकारिष्ट जो है, अगर हम देखें कि स्कैंटीमेंसिस के जो पेशेंट्स हैं कुछ कुछ, अगर हम उन्हें अशोकारिष्ट दे रहे हैं तो वो एक फ्लो को, जो एचपीओ एक्सिस का एक रेगुलेशन है, उसको इम्प्रूव बहुत अच्छे से कर रहा है। और एक तरह से अगर एचपीओ एक्सिस इम्प्रूव हो रहा है तो वहां पे यूटेराइन एंडोमेट्रियल कैविटी की जो लाइनिंग है उसको नॉर्मलाइज करने में अशोकारिष्ट का बहुत अच्छा रोल है। तो स्कैंटीमेंसिस की जो पेशेंट है उनमें हम अशोकारिष्ट दे रहे हैं तो लाइनिंग जो है वो एक तरह से अच्छी तरह प्रोलिफरेट हो रही है या बढ़ रही है, जिससे बाद में उसमें शेडिंग भी अच्छे से हो रही है। ये एक डॉक्टर सुमन शर्मा का मैम एक था क्वेश्चन, ये उसके लिए आंसर था अशोकारिष्ट के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक डॉक्टर मनदीप कौर का क्वेश्चन है कि पेशेंट इज सफरिंग विद इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी, हिर्सुटिज्म, पीसीओएस एट यूएसजी एंड इरेगुलर साइकिल्स एंड सीमन रिपोर्ट्स आर नॉर्मल ऑफ हस्बैंड। जो ये पेशेंट है इसके अंदर हम जो सीधा सीधा फैक्टर उनके सिम्टम से ही पता लग रहा है कि ओबेसिटी जो है उसका प्राइमरी फैक्टर है। जो ओबेसिटी को अगर वो ट्रीट करेंगे तो हिर्सुटिज्म जो है ओबेसिटी की वजह से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब पेरिफेरल हेयर स्पॉट्स पे हो रहा है तो उसकी वजह से हिर्सुटिज्म हो रहा है। तो जो डॉक्टर मनदीप का क्वेश्चन है उसके अंदर हम ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले ओबेसिटी की ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और उसके से आगे जो पीसीओडी वाले चेंजेस हैं वो रिवर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। और मेडिसिन की हम बात करें तो उसमें हम बहुत अच्छे से, मतलब लेखनीय बस्ती जो है, लेखनीय महाकषाय की बस्ती भी हम दे सकते हैं या लेखन द्रव्य भी दे सकते हैं। और ओबेसिटी में सिंपल लेखन में त्रिफला मधु का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, त्रिफला को मधु के साथ अगर हम देते हैं तो। और नेक्स्ट जो है डॉक्टर किमाया का क्वेश्चन है, पुष्प धनवा रस को पित्त प्रकृति के पेशेंट में क्या यूज किया जा सकता है? तो एज सच हमने ओपीडी प्रैक्टिसेस में जब तक यूज किया है पुष्प धनवा रस का कोई ऐसा एक तरह से बोल दीजिए कि पित्त प्रकृति वाले पेशेंट में ऐसा कुछ देखा नहीं गया है कि उनको कोई एसिडिटी क्रिएट हो रही है या उनको उससे बर्निंग हो रही है या कुछ ऐसा सिम्टम, दाह का सिम्टम आ रहा है, ऐसा नहीं देखा गया। तो मुझे लगता है कि आप पित्त प्रकृति के पेशेंट को भी दे सकते हो। आप डोज कम से स्टार्ट कर सकते हो कि आप 125 mg से स्टार्ट कर लो, और आपको लग रहा है कि उसमें दाह है तो आप डोज को उतना ही मेंटेन करो, और आपको लग रहा है कि दाह नहीं है तो आप डोज बढ़ा के भी दे सकते हैं। इसके अलावा मात्रा बस्ती कैन बी यूज्ड। एक डॉक्टर हेमतोष पुरोहित व्यास का क्वेश्चन है, मात्रा बस्ती कैन बी यूज्ड। सो इन ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिजीज बस्ती इज द बेस्ट। बस्ती जो है आचार्य द्वारा बहुत अच्छी बताई गई है, बट ये आपको प्लान करना पड़ेगा उसके लिए कि आपके पास जो पीसीओडी का पेशेंट है, अगर हम पीसीओडी का देखें तो दो तरह के पेशेंट पीसीओडी के हमें मिलते हैं। ओवेरियन जो सिस्ट है, जब हम ओवरी की बात कर रहे हैं, ओवरी में जो हेल्दी साइकिल चल रहा है वो एलएच सर्ज से चल रहा है। एलएच सर्ज जो है उस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आपके स्ट्रेस का है। आजकल का जो स्ट्रेस लेवल है या आजकल की जो लाइफस्टाइल पैटर्न्स है उसमें सबसे ज्यादा एलएच एफएसएच के जो सेंटर है वो ट्रिगर हो रहे हैं। उसमें लेट नाइट स्लीप भी एक कॉज हो सकता है, उसमें स्ट्रेस भी एक कॉज हो सकता है। तो जब एलएच सर्ज जो हैम्पर हो रहे हैं तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है और सिस्ट छोटी छोटी क्रिएट होती जा रही है, वो फॉलिकल उस साइकिल में रप्चर नहीं हुआ है तो वो सिस्ट बन रहा है। ऐसे सिस्ट, ऐसा स्ट्रेस लेवल अगर वो पेशेंट बार बार खाना नहीं खा रही है या कुछ कुछ ऐसे क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से वो सिस्ट बनती जा रही है। अगले साइकिल में 2 और बन गई, उससे अगले साइकिल में 2 और बन गई, इस वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा और धीरे धीरे पॉलीसिस्टिक ओवरी बन जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी जब बन गई है तो उसके अंदर हमें ओवरऑल जैसे जो ये है हमारे पीसीओडी वाले फाइंडिंग्स हैं वो सोनोग्राफी में देखने को मिलेंगी। और पीसीओडी वाली पेशेंट जो है हमारे पास 2 तरह की आएंगी। एक पेशेंट हमारे पास आएगी जो सीधा सीधा एक तरह से ओबेसिटी वाली पेशेंट है, जो स्थूल है, स्थूल पीसीओडी की पेशेंट है, और एक कृश पीसीओडी की पेशेंट है। तो दोनों में आपको बस्ती प्लान कर सकते हैं।
लेकिन जो कृष वाले पेशेंट है उसमें हम अधिक मात्रा बस्ती का यूज कर सकते हैं, मतलब स्नेह बस्ती काफी टाइम तक दे सकते हैं, लंबे टाइम तक। लेकिन जो ओबेसिटी वाले पेशेंट है, जो ओबेसिटी के साथ हमारे पास पीसीओडी में आ रही है, उसे हम योग बस्ती प्लान करें या तो हम उसमें, या लेखनीय बस्ती प्लान करें, ये देखते हुए कि उसके शरीर में जो ओबेसिटी है, जो मेद धातु है, उसका कितना अधिक प्रभाव है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर हेमतोष पुरोहित, आपके क्वेश्चन का आंसर। नमस्ते। नमस्ते हेतु मैम। हेलो, नमस्ते मैम। मीमांसा बॉस, नमस्ते बॉस। हेलो बॉस, मेरी आवाज आ रही? नमस्ते, हाँ जी बोलो। बॉस प्रीति हाँ बोल आ रही रही है। हूँ। बॉस आपने जैसे ये बताया कि इसको ओवेरियन सिस्ट था, तो बॉस कितना क्रॉनिक था इसको? नहीं नहीं, ओवेरियन 4 into सिस्ट, 4.6 हाँ क्रॉनिक मतलब कितना पुराना था सेंटीमीटर का इसको था। बाय चांस? 4 into 4.6 सेंटीमीटर का था, और एज सच पेशेंट को कोई, सिम्टम्स नहीं नहीं थे? नहीं, 2 years 2 उसको, इयर्स का था। नहीं नहीं, उसको डायग्नोस हुआ है। सिम्टम्स जो है वो 2 years से थे उसको, स्कैंटीमेंसिस और उनके, लेकिन उसको डायग्नोस हुआ था। उसके बाद वो एनआईए में आई थी दिखाने के लिए, क्योंकि पहले वो एस्पिरेशन करवा चुकी थी मॉडर्न वालों से, पहले एक सिस्ट का, पर उसको ये था कि बार बार हो रही है, तो मुझे अब उसके किसी रिलेटिव के थ्रू जो एनआई में दिखाता था, उसके थ्रू फिर वो एनआई में आई। तो बॉस इसको कोई सिर्फ ओरल मेडिकेशन ही दिया था, कोई हमने हाँ योग जी, बस्ती या मात्रा ओरल बस्ती नहीं मेडिकेशन चलाई दिया थी? था। नहीं नहीं, कोई मेडिसिन और और नहीं चलाई थी। हाँ एक और क्वेश्चन है बॉस, हाँ। जैसे इसमें आपने काचनार कषाय हम्म। इसको दिया है एम्प्टी स्टमक, तो क्या हम गुग्गुल भी दे सकते हैं? हाँ, काचनार गुग्गुल? कांचनार गुग्गुलो भी आप दे सकते हैं। और वैसे क्या है, हम देखें तो बहुत सारे योग हैं, वरुणादि कषाय भी है, कांचनार गुग्गुलो भी है, जो बहुत कॉमन चलता है, वरुणादि कषाय और कांचनार गुग्गुलो। लेकिन इस पेशेंट में हमने थोड़ा चेंज करके और कांचनार कषाय देने का सोचा, और साथ में हमने थोड़ा ये चीज सोची कि ओव्यूलेशन इंडक्शन का भी पहले से हम स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो बहुत ईगरली कंसीव करना चाहती थी पेशेंट। तो एज पर पेशेंट हम थोड़ा अपना जो मेडिसिन है वो अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। आप गुगुलू भी दे सकते हैं, गुगुलू भी बहुत अच्छा रहेगा, कांचनार गुगुलू। जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर चित्रा शर्मा। यस मैम। जी इज यूजफुल इन ओवेरियन एंडोमेट्रियल सिस्ट। ओके ओके। डॉक्टर चित्रा का क्वेश्चन था, उसमें ये है कि इस पेशेंट को जो है सिंपल ओवेरियन सिस्ट था, मतलब फॉलिकुलर सिस्ट ही फर्दर जो है साइज में इंक्रीज हो रहा था। और क्योंकि जो है उसका जो एक, जो मैंने आपको पहले बोला, उसका स्ट्रेस कारण हो सकता है, या फर्दर उसका जो भी मेंटल हार्मोनल इम्बैलेंस था, जो साइकोलॉजी रिलेटेड था, वो इसका कारण था, जिससे उसने मेडिसिन स्टार्ट की, साथ में थोड़ा उसने स्ट्रेस को रिड्यूस किया। तो उसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि एलएस सर्च वाला जो साइकिल है वो अपने आप रेगुलेट हुआ, तो वो सिस्ट जो है वो डिसॉल्व हो गई, और मेडिसिन का उसमें इफेक्ट रहा, एक स्टैंडिंग इफेक्ट मेडिसिन का रहा उसके अंदर। इसके अलावा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इज उत्तर बस्ती यूजफुल इन केसेस ऑफ एंडोमेट्रियल सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, yes it is useful, but we are not having such evidences। उत्तर बस्ती की बजाय अगर हम नॉर्मल जो है गुदा मार्गत जो बस्तियां हैं उसमें लेखनीय बस्ती का यूज करते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्ट शो करती है रेदर देन उत्तर बस्ती इन एंडोमेट्रियल सिस्ट ऑफ ओवरी, क्योंकि वहां पे हमें स्क्रैपिंग करनी है या जो भी है, तो उत्तर बस्ती से वो उतना उसका इफेक्ट एज सच मैंने नहीं देखा है। लेकिन लेखनीय महाबस्ती, जो लेखनीय महाकषाय की बस्ती है, या एरंड मूलादि निरूप बस्ती है, या माधु तेलिक बस्ती है, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हमने एनआईए में देखे हैं कि ये जो बस्तियां हैं वो एंडोमेट्रियोमा एक लिमिटेड साइज का, उसको ठीक करने में काफी इफेक्टिव रही हैं। जी और धन्यवाद बेटे। एक क्वेश्चन ऊपर शायद रीचा yes, दुबे का रह गया, yes, इनफर्टिलिटी ड्यू टू लो एमएच, रोल ऑफ द अशोकारिस्ट एंड पुष्पदन्वारस। यस मैम। डॉक्टर रिचा का क्वेश्चन है कि इनफर्टिलिटी ड्यू टू लो एएमएच, तो लो एमएच के केसेस में जनरली जो हम प्रैक्टिस में करते हैं वो हम शतपुष्पा तेल का नशे देते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव है।
साथ साथ में जैसे हम अशोकारिष्ट और पुष्प धनवा रस दे रहे हैं तो वो ओवरऑल फिजियोलॉजी पे काम कर रही हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट एक तरह से ब्रेन तक पहुंचना है, अगर सेंटर तक पहुंचना है तो हम नसें देंगे तो लो एएमएच में काफी अच्छा उसका रोल होगा। इसमें हम शतपुष्पा तेल का नशे भी दे सकते हैं, बाकी हम इसमें शीरबला तेल 101 का भी नशे देते हैं। और बाकी तो हेतल मैम एक्सपर्ट है, मैम थोड़ा सा गाइड कर देंगी। नहीं, तुम बहुत अच्छे आंसर कर रही हो, मैं प्राउड फील कर रही थी। मैंने कहा बच्चा बिल्कुल इस उम्र में इतना जानते हैं, तो देख ले बाद में तो माशाल्लाह क्या क्या होने वाला है। बहुत ही बढ़िया। नहीं, बिल्कुल सही है, आपने जो लाइन पकड़ी है वो, है ना। और यस जो आप इसको लक्षणों के साथ जोड़ के बता रहे हैं, तो मैं सभी यस पार्टिसिपेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि कई बार हम है ना कुछ और सुनना चाहते हैं, है ना। हाँ तो जी दिमाग बिल्कुल खाली करके स्पीकर की बात सुननी चाहिए, है ना। तो बहुत ही बढ़िया बोल रहे हो बेटा, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही बात है कि जहाँ हम लक्षणों को देख के करें और उसके अनुसार आपने जो बताया है उसमें, है ना, वो बिल्कुल सटीक आंसर है वो, है ना जी। आगे अपने पास डॉक्टर, हाँ जी, किमाया पूछ रहे हैं कि अशोकारिष्ट और अशोकारिष्ट रिड्यूस द मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो इफ नॉट। अशोकारिष्ट इन माय प्रैक्टिस मैंने ये देखा है कि जो अशोकारिष्ट का जो क्षीर पाक बताया गया है ना, अशोक छाल का जो असरिगदल में यूज कर रहे हैं, वो कषाय होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो जैसे असरिगदल में हम दे रहे हैं तो वो ब्लड फ्लो कम कर रहा है। लेकिन जब अशोकारिष्ट बनाया गया है, अशोकारिष्ट एक अरिष्ट कल्पना है, अग्नि संयोग से बनी है, तो उसमें वो गुण है ही नहीं कि वो रिड्यूस कर देगा, वो फ्लो को मेंटेन ही रखेगा। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का यही आंसर होना चाहिए कि अशोकारिष्ट जो है वो अग्नि संयोग से बनाया गया एक अरिष्ट कल्पना है, और वो वहां पर दीपन पाचन कर रहा है, तो वो फ्लो को रिड्यूस नहीं जी करेगा। जो अशोक वृक्ष वल्कल कषाय है वो असरिगदल में यूज हो रहा है, वो मेंस्ट्रुअल फ्लो को रिड्यूस कर रहा है। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और हाँ जी मैं मैम। सभी पार्टिसिपेंट्स को एक चीज कहना चाहूंगी कि हम जब भी एक कर्म के माध्यम से हाँ किसी जी औषधि को जानते हैं, तो आप कभी कभी एक या दो औषधि को क्लासिकल इंडिकेशन पढ़ लीजिए। जैसे अशोकारिष्ट प्रमेय के अंदर इंडिकेटेड है, प्रमेह, है ना। तो आप देख लीजिए कि क्या जबरदस्त चीज है ये, है ना। और इस तरीके से बहुत सारी आर्तव दुष्टि की औषधियां प्रमेय में इंडिकेटेड है ना। तो एक अकेला अशोकारिष्ट हम सोच रहे हैं कि भाई वो कम ही कर देगा, है ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब रजस्वलाचर्या के बारे में भी ऐसा ही पूछा जाता है कि जब ये इतना कम करता है, तो जिसका कम ही आ रहा है उसको तो रजस्वलाचर्या करनी नहीं चाहिए, है हाँ ना। जी मैं जब भी लेक्चर लेती हूँ तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में से एक हाँ कॉमन जी मैम। क्वेश्चन है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ऐसा होता तो आचार्य लिख देते ना कि भाई स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन वालों को रजस्वलाचर्या करनी ही नहीं है, बाकी वाले कर लीजिए, इतना लिखने में क्या जाता था। हाँ जी मैम। तो ये वही है कि भाई ये फ्लो कम नहीं करेगा। आपकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। हाँ जी मैम। और डॉक्टर विनोद पूछ रहे हैं हाँ जी मैम। मैनेजमेंट ऑफ द चॉकलेट सिस्ट। हाँ जी मैम। मैम इसमें दो तीन लोगों का क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियोमा एंड चॉकलेट सिस्ट। जी जी, साथ साथ ही ले लो बेटा, ठीक है। हाँ जी मैम। जो एंडोमेट्रियोसिस है वो एक तरह से रिवर्स फ्लो ऑफ एंडोमेट्रियम टुवर्ड्स द ओवरी। अगर ओवरी की तरफ एंडोमेट्रियम जाकर ओवरी में अटैच हो गई है और वहां पे वो हर साइकिल जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, वो एक इनकैप्सुलेटेड होकर वहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है, फिर वो हर साइकिल में होता जा रहा है, तो वो एक सिस्टिक स्वेलिंग बनती जा रही है। पहली बात तो ये कि ये सिंपल फिनोमेना नहीं है, क्योंकि ओवरी का जो हेल्दी टिश्यू है वो फॉलिकुलर सिस्ट क्रिएट कर रहा है या कार्पस ल्यूटियल सिस्ट क्रिएट कर रहा है, तो उनको ट्रीट करना कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन एंडोमेट्रियोमा को ट्रीट करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, अगर हम देखें तो ये एक तरह से उपद्रव की अवस्था है कि जो ऐसे समझ लीजिए आपकी
जैसे हम बोले कि सिस्ट में जो कुछ फंक्शनल सिस्ट थी और कुछ मैलिग्नेंट सिस्ट थी या पैथोलॉजी से क्रिएट हो रही थी, उसकी अवस्था है। तो एज सच मैं बोलूं कि हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट देकर इसको बिल्कुल ही रिड्यूस कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा। हाँ, हम उसका साइज या तो वहीं पे रोक सकते हैं या थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं विथ ऑल द, मतलब पेशेंट को बिल्कुल रजस्वलाचर्या भी फॉलो करनी है, पेशेंट को हर टाइम मेडिसिन भी टाइम से लेनी है, तब हम उसके फ्लो को रोका जा सकता है। लेकिन अगर उसका साइज बड़ा है तो बेटर टू गो विथ सर्जरी, या फिर हमें उसको ड्रेन ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि एज सच मेरे हिसाब से तो उसका ऐसा कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं है और एविडेंस्ड भी नहीं है कि वो कर सकते हैं। मैम, हितल मैम। जी। ज्यादातर जो लाक्षणिक चिकित्सा के ऊपर ही अगर हम सोच के फिर इसमें जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हमारे पास चरक के जमाने में सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी ये नहीं था, तो वो लोग कैसे चलाते थे अपना काम, जबकि भारत विश्व गुरु था और इतनी ज्यादा संख्या में विदेशी यात्री यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो मैं समझती हाँ हूँ जी। हेतु लिंग और औषध के माध्यम से, निदान परिवर्जन के माध्यम से हमें एक इंडिकेशन मिलती है, तो उसके माध्यम से हम अगर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। और हाँ जी। यू कैन मीन्स, इसीलिए आप देखिए कि मैं बहुत बार इस क्लास में पहले भी बता चुकी हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि मैडम वही तो बात बोलते हो, मगर बेटा तुम पूछते भी तो वही हो, अलग अलग है ना। कि हाँ जी। कहीं ना कहीं हेतु निकालिए, लिंग निकालिए और उसके ऊपर से औषध को डिसाइड करिए। तो सेम औषध, है ना, जैसे अभी डॉक्टर मीमांसा ने प्रेजेंटेशन किया या और कोई स्पीकर भी करते हैं, तो उसी प्रेजेंटेशन से वही सारे ऐसे ही यूएसजी और लक्षणों वाले सारे पेशेंट्स ठीक नहीं होते हैं, है ना। तो क्यों नहीं होते हैं, है ना, तो ये तो सोचना पड़ेगा। तो इसी वजह से कि वहाँ कहीं ना कहीं मानसिक भाव थोड़े डिफर करते हैं, थोड़ी सी शारीरिक तकलीफें भी जो छोटी छोटी है शायद पूछी नहीं है, और ओवेरियन सिस्ट या एंक्सियस टू कंसीव वो इतना ज्यादा डीप रूटेड होता है ना कि नहीं पहले तो बच्चा लग जाए, बाकी नहीं 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 वो ठीक है ना। यस तो उस मैम। हिसाब से भी ये बात बिल्कुल सही है कि भाई हम इस तरीके से हेतुलिंग औषध के माध्यम से, निदान परिवर्जन के माध्यम से जाएंगे तो प्रत्येक पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। और विश्व आयुर्वेद परिषद के ओर से आयोजित 2015 से जो व्याख्यानमाला है, उसका उद्देश्य भी यही है कि हम श्रेष्ठ वैद्य निर्माण करें, और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे स्पीकर कहीं ना कहीं अपने जीवन का अमूल्य अनुभव, है ना, यहाँ आके हम सबके साथ वो साझा करते हैं, बांटते हैं। और नो डाउट बहुत सारे चिकित्सक उससे लाभान्वित होते हैं, और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न भी कहीं ना कहीं ये मंशा जाहिर करते हैं कि ये आयुर्वेद साइंस में, आयुर्वेद पैथी में हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने पेशेंट को लाभान्वित करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज का क्वेश्चन आंसर सेशन भी बहुत बढ़िया रहा, और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डॉक्टर ललिता प्रजापत, डॉक्टर प्रीति बागड़ी, डॉक्टर समिधा, डॉक्टर मनदीप, डॉक्टर लता राय और डॉक्टर प्रवीणा, है ना, डॉक्टर नवीन, बहुत सारों ने, डॉक्टर हेमतोष जी, विनोद जी, किमाया, सभी ने बहुत अच्छा प्रेज भी किया कि नाइस एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। तो सभी का मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और शायद एक क्वेश्चन, एक मिनट, डॉक्टर हेमतोष पूछ रहे हैं, यस मैम। आपसे सीखा हुआ रजस्वलाचर्या एड्रेस टू एवरी पेशेंट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमतोष, कि आप सभी को रजस्वलाचर्या बताते हैं, तो मेरा जीवन तो सफल है। मैं समझती हूँ कि अगर मेरी धुन अगर मेरे स्टूडेंट्स में आ जाती है तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमतोष। एंड पेशेंट्स आर ऑब्जर्विंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही बात है, पेशेंट्स के उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है रजस्वलाचर्या से, और आप रिकरेंस इससे बहुत कम कर पाएंगे। जैसे आपके पास कोई भी क्रोनिक पेशेंट आता है, चाहे वो एयूबी है, चाहे वो श्वेत प्रदर है, चाहे वो कुछ भी है, डिस्मेनोरिया है, अगर रजस्वलाचर्या पे डालते हैं तो आपके बाद 4-6 महीने में उसको दूसरे डॉक्टर पे जिंदगी में कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। इन शॉर्ट टाइम नहीं, जिंदगी में कभी भी। तो ये सच में ही बहुत अच्छा है। और डॉक्टर नेहा आहूजा, ट्रीटमेंट ऑफ द एडेनोमायोसिस, शायद वो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक ले लेते यस हैं। मैम। हाँ जी।
तो डॉक्टर नेहा, एडिनोमाइसिस जो है वो इम्प्लांटेशन ऑफ इंडोमेट्रियम इन मायोमेट्रियम है। तो उसके भी काफी सारे कॉज हो सकते हैं, पर हम उसमें भी लाक्षणिक चिकित्सा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसका जो मेन सिम्टम है वो है सीवियर पेन। मतलब डिस्मेनोरिया इतना सीवियर है कि पेशेंट जो है वो उठ नहीं पा रही है ड्यूरिंग पीरियड्स, या बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही है। और जो आयुर्वेद है उसमें हम सीधा सीधा देखें तो रजः कृच्छता से उसको हम कोरिलेट करेंगे, कष्टार्तव से। उदावर्तनी एक तरह से योनि व्यापद को हम उसमें कोरिलेट करेंगे कि जिसमें आर्तव का उदवर्तन हो जाता है, कि आर्तव ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर हम समझे तो साइड में भी जा सकता है, कि जो एंडोमेट्रियम वाला जो आर्तव है वो एक तरह से मायोमेट्रियम में चला गया। तो उसके प्रवर्तन के लिए हम कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, क्योंकि उसमें अपान वायु का अनुलोमन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम बस्ती चिकित्सा करेंगे, और बस्ती चिकित्सा का उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसमें हम योग बस्ती भी दे सकते हैं, मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, हम उसमें लेखन बस्ती भी दे सकते हैं। वो भी कुछ कुछ, जैसे हम पेशेंट के सारे सिम्टम्स देख लें या पेशेंट का ओवरऑल फिजिक देख लें कि लेखन बस्ती वो कितने दिन तक सहन कर पाएगी, इतना उसका वो योग्य अयोग्य देख के फिर हम उसको बस्ती ट्रीटमेंट देते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा जो ओरल वातानुलोमक योग है, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है या हिंगवादी वटी है, इवन रजत प्रवर्तनी वटी सिंपल है, इन सब का भी बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। आज हम ये वाला टॉपिक के ऊपर सभी चिकित्सक से नो डाउट बहुत बढ़िया बढ़िया चिकित्सा कर ही रहे हैं। तो उदावर्त की चिकित्सा है ना, कहीं भी आपको लगता है तो 2-3 दिन के लिए शुरुआत में देनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने जब बीएमएस फर्स्ट ईयर में 1988 में सबसे पहले अष्टांग हृदय में वेग धारण और वेगों को रोकने के कारण होने वाली परिणाम, उसके बारे में देखा तो मुझे ऐसे लगा था कि हमें सबसे पहले इसी के बारे में सोचना चाहिए। भूख लगी, खाना नहीं मिला, वॉशरूम जाना है वो नहीं मिला, और कहीं रो नहीं सकते थे तो आंसू का वेग रोक लिया। तो ऐसे बहुत सारी बातों को अगर हम लेके चलते हैं तो सही बात है डॉक्टर मीमांसा कि उदावर्त इज द हाँ जी, या हाँ, अगर उदावर्त को हम समझ लेते हैं और बहुत सारी चीज अगर उदावर्त को 2-3 दिन शोधन के रूप में ही चिकित्सा चलाई जाए, है ना, 2 हाँ दिन जी, 5 दिन, तो मुझे लगता है कि बाकी आने वाले द्रव्यों की व्यवस्था, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो ज्यादा अच्छी इफेक्ट दे पाएगा, है ना। तो कहीं ना हाँ जी कहीं मैम। बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया रहा। एज ए इमरजेंसी लेक्चर के स्पीकर के रूप में मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आप हमें पहले जैसे साथ देते थे पीजी स्कॉलर से लेके, आज भी ऐसा ही साथ दे, और फिर से हम आपको इसमें व्याख्यानकर्ता के रूप में बुलाना चाहेंगे। और आज के व्याख्यान के लिए विश्व आयुर्वेद परिषद को मैम तहे दिल से धन्यवाद। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। और ये सब मैंने आपसे ही सीखा मैम, आप लोगों से सीखा है, आपसे, मैम से, सुशीला मैम से, और भारती मैम से, पुष्पलता मैम से। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और सभी स्पीकर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना लग्न होकर सुनने से, और सुनने के लिए। और शेयर करेंगे थैंक यू। प्लीज, आपका थैंक नंबर यू। शेयर करें मैडम प्लीज। ओके, कर दूंगी मैम, मैम से कर दूंगी नंबर शेयर। ओके, जी, बहुत ठीक बहुत है मैम। धन्यवाद बेटा। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप यस, सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु तो सुखिनः, सुखी सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् दुख भवेत्। भवे, ओम शांति शांति शांति। शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ 22 मार्च को 23 मार्च के 3 अनन्य शहीद भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव जी को बहुत बहुत नमन पूर्वक श्रद्धांजलि कि उनकी ओर से उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आइए हम एक प्रण करें और आयुर्वेद की चिकित्सा को बहुत अच्छी तरह से लोगों की पहली चॉइस बने, ऐसा कुछ आउटपुट दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद बेटा।